हेलो बच्चों, कक्षा 9 का हमने पाठ शुरू किया था जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। उस कोशिका वाले चैप्टर में हमने कुछ कोशिका झिल्ली और कोशिका के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने परासरण के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं परासरण के दैनिक जीवन में उदाहरण कि परासरण के कारण हमारे जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती है, कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हो रही है जो परासरण के कारण हो रही है। नंबर 1 याद रखना कि पानी में जब हम किशमिश को या चने को डालते हैं तो फूल जाता है। उस फूलने का कारण ही परासरण है। उस फूलने का कारण ही परासरण है। इसके बाद में एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, मतलब जो एक कोशिकीय फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जीव है, उनके शरीर में जो जल अंदर व बाहर जाता है वो भी परासरण के द्वारा ही जाता है। पादपों के शरीर में जल अंदर व बाहर जाता है, वो भी परासरण के द्वारा जाता है। इसके अलावा पौधों की जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो भी परासरण के द्वारा ही होता है। हमने देखा है ना कि हम पौधे में पानी डालते हैं और उस जड़ों द्वारा वो जल जो है वो ऊपर पहुंच जाता है। तो जड़ों में जो जल अंदर गया है वो परासरण द्वारा ही गया है, परासरण की प्रक्रिया द्वारा ही गया है। और फलों व मांस पर जीवाणुओं द्वारा हमला किया जाता है। जो फल है या फिर मांस है जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है वो परासरण की विधि द्वारा उसमें अंदर घुस जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। और इसी कारण हम इनको जीवाणुओं से बचाने के लिए नमक या चीनी का प्रयोग करते हैं। नमक या चीनी जो है एक परिरक्षक है। जब हम नमक और चीनी को किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर डाल देते हैं तो वह खराब नहीं होता है। ओके, इसके बाद में बेटा ये याद रखना है कि कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली होती है। वो कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और इस लचीलेपन के कारण ही जो कुछ जीव है एक कोशिकीय, वे बाहर के वातावरण से अपने अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं और यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, यह किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो एंडोसाइटोसिस के बारे में ये लिखना है कि जब एक कोशिकीय जो जीव है वह अपना भोजन ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। या कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जब कोई जीव बाह्य वातावरण से अपने शरीर के अंदर कुछ ग्रहण करता है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एक जीव है अमीबा, यह अमीबा जो है यह एंडोसाइटोसिस द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे अमीबा। दूसरे नंबर पर हमारा कोशिकांग आता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति या सेल वॉल क्या होती है? देखिए, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और दूसरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, एक पॉलीसैकेराइड है, उसकी बनी होती है जिसका नाम है सेल्यूलोज। तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोशिका को जल में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है और कोशिका के अंदर जब जल जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके अंदर अधिक मात्रा में जल चला जाएगा तो कोशिका फट जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति उस पादप कोशिका को फटने से बचाती है। इतना याद रखना है कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है,
यह सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यह पौधे को मजबूतता प्रदान करती है, यह कोशिका को फटने से बचाती है। तो बेटा इतना तुम नोट करो, इससे आगे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में, जो कि पादप कोशिका में पाई जा रही थी और वो उसको मजबूतता यानी दृढ़ता प्रदान कर रही थी। इसके बाद जो हम कोशिका अंग देखने वाले हैं वो है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। और यदि केंद्रक के बारे में कुछ भी आए, कुछ भी पूछा जाए, वो इसी में ही से ही पूछा जाएगा। ध्यान देना, केंद्रक की संरचना कुछ ऐसी होती है, जो संरचना तुम्हें दिखाई दे रही है उसी संरचना को बताऊंगा, उसी संरचना यहाँ पर लिखी हुई है, वही संरचना उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान देना, सबसे पहले तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की थी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। तो ध्यान देना, जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इस दोहरी झिल्ली को हम, क्योंकि केंद्रक के ऊपर पाई जा रही है, इस कारण हम इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में बीच बीच में कुछ गैप होता है, बीच बीच में कुछ गैप होता है, जैसे यहाँ पर रहा, यहाँ पर रहा, यहाँ पर। ये जो गैप है इसे हम केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। इसके बाद में केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव को या लिक्विड को हम केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के जो केंद्रक झिल्ली है इसके ऊपर कुछ कणनुमा संरचना, गोलाकार कणिकानुमा संरचना लगी हुई होती है। इन कणों को हम राइबोसोम कहते हैं। इन कणों को राइबोसोम कहते हैं। जो केंद्रक झिल्ली है इसके ऊपर एक और कोशिकांग जुड़ा हुआ होता है जिसे हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसको हम अलग से कोशिकांग में पढ़ेंगे, फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है। अब ये जो क्रोमेटिन जाल तुम्हें दिखाई दे रहा है यह एक सामान्य केंद्रक में है। केंद्रक जो है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग लेता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन जाल है वो ऐसा ना दिख के हमें ऐसा दिखाई देता है, और ऐसा दिखाई दे रहा है, इस संरचना को हम गुणसूत्र कहते हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। इन 23 जोड़े गुणसूत्र जो है हमारे पास में, ये 23 हमें मम्मी से 23 पापा से प्राप्त होते हैं। जो इस प्रकार हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन के समय हमें ऐसे दिखाई देते हैं। अब जो संरचना मैंने बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है कि केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम केंद्रीकीय छिद्र कहते हैं, और इन्हीं छिद्र से केंद्रक द्रव जो है वो बाहर आता है। इन्हीं छिद्र से केंद्रक द्रव बाहर आता है। केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में जो क्रोमेटिन जाल है ये जो है इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। अब जो ये गुणसूत्र है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इन गुणसूत्रों का हमारे शरीर में काम क्या है? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये हमारे शरीर में आनुवांशिक सूचनाओं को संगठित रखते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को अपने पास रखते हैं। आनुवांशिक सूचनाएं क्या है? ऐसी सूचनाएं या ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। मतलब यदि कोई लक्षण या गुण हमें अपने मम्मी पापा से प्राप्त हो रहे हैं तो उन गुणों को या लक्षणों को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं, और ये आनुवांशिक गुण इन्हीं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के अंदर होते हैं। ये गुणसूत्र जो है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं।
हमारे केंद्रक में या कोशिका के अंदर दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पूरा नाम है, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए जो है ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। मतलब आनुवांशिक गुण थे गुणसूत्र के पास, लेकिन उन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर गया डीएनए। ठीक है, ओके। डीएनए में कोशिका के निर्माण व संगठन की आवश्यक सूचनाएं होती है। कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसकी सूचना, उसके संगठन की सूचना इसी डीएनए के पास होती है। और डीएनए का वह क्रियात्मक खंड जो आनुवांशिक सूचनाओं को आगे लेकर जाता है उसे हम जीन कहते हैं। ध्यान देना, गुणसूत्र के पास आनुवांशिक सूचनाएं थी, उन सूचनाओं को डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो डीएनए का जो खंड लेकर जा रहा है, जो क्रियात्मक खंड है, उसे हम जीन कहते हैं। केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना को क्रोमेटिन जाल कहते हैं। जो धागेनुमा संरचना है इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रक कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जाल हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। बिना केंद्रक झिल्ली वाले केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में ऐसी संरचना पाई जाती है जो प्रोकैरियोटिक जीव है, उनमें हमें केंद्रक ना मिलकर केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड मिलता है, जिसके ऊपर ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यदि हम केंद्रक को देखना चाहें तो इसके लिए हमें कुछ विलयन की जरूरत होती है, उनको रंगने के लिए विलयन की जरूरत होती है, जैसे आयोडीन विलयन, सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू। ये हमें केंद्रक को दिखाने में मदद करता है। केंद्रक को हम कैसे देख सकते हैं? यदि हम आइसक्रीम खाने वाले चम्मच या किसी भी चम्मच से हम अपने गाल में ऐसे करते हैं तो उसके अंदर हमारे गाल से कुछ कोशिकाएं आ जाती है, कुछ पदार्थ आता है। उस पदार्थ को हम एक स्लाइड पर रखते हैं, सुई से उसको फैला देते हैं, उसमें मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रेनिन डालते हैं। उसके बाद कवर स्लिप लगाकर जब सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें नीले रंग की कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है जो कि एक केंद्रक है। तो केंद्रक के बारे में हमने इतना पढ़ा, यही केंद्रक के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल केंद्रक के बारे में जो भी लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, इन्हें तुम नोट करिए। इसके बाद में अगला कोशिकांग हम पढ़ने वाले हैं, नोट कीजिए आप। तो बेटा अभी हमने देखा था केंद्रक की संरचना के बारे में। केंद्रक की संरचना के बाद में हमको कुछ आगे की कोशिकांग देखने हैं कि क्या क्या कोशिकांग और केंद्रक के अलावा पाए जाते हैं। तो देखना, एक जीव द्रव्य, मैंने शुरू के ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जीव द्रव्य जो शब्द है वो पुरकिंजे ने दिया था। तो जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ होता है, कोशिका के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ होता है उस सबको मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को समझने के लिए मान लीजिए एक बर्तन में, किसी बंद बर्तन में हमने पानी लिया और उस बंद बर्तन में जो पानी लिया है उसमें हमने एक छोटी सी बॉल डाल दी। वो बॉल एक केंद्रक का काम कर रही है। तो उस बर्तन के अंदर जो भी है उसे हम जीव द्रव्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में हमने पानी भर दिया और पानी के अंदर एक बॉल डाल दी, तो हम कहेंगे कि इस बर्तन में जो भी है वो जीव द्रव्य है। या फिर ऐसी ही कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर जो भी भरा हुआ होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। दूसरी बात आता है कोशिका द्रव्य। यदि जीव द्रव्य से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है। इस बर्तन से यदि हम इस बॉल को निकाल दें तो बॉल को निकालने के बाद जो इसके अंदर बचता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है सब कुछ जीव द्रव्य है।
लेकिन उस जीव द्रव्य से हमने केंद्रक को बाहर निकाल दिया। अब जो उसके अंदर बचा है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये याद रखना, जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, मतलब जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, यदि हम कोशिका द्रव्य की बात करें तो केंद्रक उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। हम कहेंगे कि जीव द्रव्य में से केंद्रक को माइनस कर दे तो कोशिका द्रव्य बचता है। अब अगला कोशिकांग है हमारा अंतःप्रदर्वी जालिका। इसका नाम तुमने केंद्रक की संरचना में देखा था। केंद्रक जो कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उसकी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के ऊपर एक ऐसी संरचना बनाई थी जहां पर अंतःप्रदर्वी जालिका लिखा हुआ था। तो ये होती क्या है, देखिए, कोशिका में एक जाल की तरह फैली हुई होती है। पूरी कोशिका में एक जाल की तरह फैली हुई होती है और यह विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देती है। या तो ये नलिकाओं के रूप में दिखाई देगी, या फिर ये गोलाकार रूप में दिखाई देगी, या फिर ये आयताकार या गोलाकार थैलस के रूप में दिखाई देगी, थैले के समान दिखाई देगी। तो इसकी संरचना कोशिका झिल्ली के समान होती है। ये नलिका गोल, आयताकार, थैलों के जैसी दिखाई देती है। अंतःप्रदर्वी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदर्वी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतःप्रदर्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER, चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। दूसरी है खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो अंतःप्रदर्वी जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। अब इसके कार्य देखते हैं कि कोशिका के अंदर काम क्या करती है। देखिए, ये झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। झिल्ली जीवात जनन, नया शब्द है, ध्यान से समझना। देखिए, चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका इसलिए चिकनी है क्योंकि इसकी सतह पर वसा के कण पाए जाते हैं, लिपिड के कण पाए जाते हैं, और इस कारण जो चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका है यह लिपिड बनाने का काम करती है या वसा बनाने का काम करती है। RER, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, खुरदरी इसलिए है क्योंकि यह प्रोटीन बनाने का काम करती है। इसकी सतह पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है, इस कारण वो खुरदरी है। तो देखिए, एक वसा बना रही है, एक प्रोटीन बना रही है। हमारी कोशिका झिल्ली भी वसा और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करती है। झिल्ली को बनाने में मदद करती है, इसलिए झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया करती है। कोशिका द्रव व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। मतलब यदि कोई भी प्रोटीन कोशिका द्रव से केंद्रक में जाएगी या केंद्रक से कोशिका द्रव में आएगी तो उसमें उसको लाने ले जाने का काम अंतःप्रदर्वी जालिका करती है। ये वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया SER वसा का निर्माण करती है, RER प्रोटीन का निर्माण करती है। अब देखिए, जब भी कोई हम दवा खाते हैं या कोई जहरीला पदार्थ खाते हैं तो हमारी कोशिकाओं के अंदर उस जहर को, उस दवा को हमारे शरीर को प्रभावित करने से रोकती है ये अंतःप्रदर्वी जालिका। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में, कशेरुकी वे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, कशेरुकी की यकृत कोशिका और लीवर कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। लीवर कोशिकाओं में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, विष अथवा दवा का, जहर अथवा कोई जहरीली दवा है या दवा है उसका निराविषीकरण करती है, उसके जहर के प्रभाव को खत्म करती है। कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये चपटी प्लेट नुमा हो सकती है, नलिका नुमा हो सकती है, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। इन्हें गोलाकार होती है, ये होती है पुटिकाएं, और ये होती है नलिकाकार। तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। इनकी सतह पर कुछ प्रोटीन के कण होते हैं और वसा के कण होते हैं, इस कारण ये प्रोटीन और वसा का निर्माण भी करती है। तो बेटा, ये हो गया अंतःप्रदर्वी जालिका के बारे में।
इसके बाद में अगला कोशिकांग जो भी पढ़ेंगे वो इसके बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा तो मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी फिलहाल इसको नोट कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बेटा।